आखिरी टॉपिक में अपन ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों ही एसएचएम कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो कर ही रहा था, डिस्प्लेसमेंट में x तो a sin ओमेगा टी था ही था, तो डेल्टा x एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, वो भी इतना ही आ जाएगा a sin ओमेगा टी। मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए इनिशियल फेज को 0 मान रखा है, तो इसके ग्राफ बनाए थे हम लोगों ने, पोजीशन का वर्सेस टाइम, हम लोगों ने ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम भी बनाया था, और हम लोगों ने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है। और हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट से ग्राफ वेलोसिटी का पीछे है, डिस्प्लेसमेंट के पीछे वेलोसिटी का ग्राफ है, उसके पीछे एक्सेलरेशन का ग्राफ है। बट इसका मतलब यही है कि एक्सेलरेशन, जो काम वेलोसिटी बाद में करने वाला एक्सेलरेशन पहले कर लेता है, और जो काम डिस्प्लेसमेंट बाद में करने वाला वो काम वेलोसिटी पहले कर देता है। इसलिए वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2 एंड एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाय 2। डिफरेंशिएशन करने से फेज पाई बाय 2 आगे चला जाता है। सर फूरियर एनालिसिस कहाँ से आ गया? आपको फूरियर एनालिसिस नहीं पढ़ना है भाई? कहाँ से लाए आप? कौन सी बुक है वो? फूरियर एनालिसिस नहीं है भैया आपके सिलेबस में। वो कॉलेज में भी सिर्फ कुछ ही ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। ऐसे सर लोगों हल्का ने जोर से फूरियर बोलिए एनालिसिस, सर। ऐसे लोगों ने फूरियर एनालिसिस दे रखा है? क्या दे रखा है भैया? हमको तो नहीं पता ऐसा कुछ। फूरियर एनालिसिस किसी भी तरीके से 12th के लेवल पे नहीं है। इसी चैप्टर में, किसी और चैप्टर में? हो सकता है उसने कोई फूरियर एनालिसिस कोई स्पेशल केस बता के, डोंट वरी, हो सकता है उसने कोई डेरिवेशन में यूज किया हो फूरियर एनालिसिस जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी डेरिवेशन में यूज किया होगा मेरे ख्याल से, और तो कहीं यूज नहीं किया होगा। लेकिन वो डेरिवेशन भी अभी तक नहीं आएगा, आपको बाद में आएगा वो डेरिवेशन भी, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर किसी भी एग्जाम में कभी भी कुछ भी नहीं आ सकता, बता दो, अपनी गारंटी दे रहा हूँ एसएचएम में, ठीक है। सो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान एनर्जी कैसे वेरी करती है? तो देखिए, हमने कंसीडर की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपने एसएचएम की जनरल इक्वेशन लिखी, बट उसमें फेज कांस्टेंट को 0 मान लिया, फाई को 0 मान लिया। अगर x ऐसे वेरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ओके। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो, अगर आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है? तो क्योंकि मेरा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, मैं सीधे सीधे U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, जस्ट लाइक स्प्रिंग। और अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो सर काइनेटिक एनर्जी K हो जाएगी, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। चलो भाई ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को और सर काइनेटिक एनर्जी को। बोलिए बेटा। सर आपने थोड़ा लाउड बोलिए ना सर प्लीज। लाउड बोले? ओके, एक मिनट रुक जाओ, अभी तुरंत लाउड आ रहा है। अब आ रही है आवाज साफ थोड़ी सी पहले से? यस सर। ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ये रही, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये रही, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग एनालाइज करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास x है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं। पहले बात करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी की।
देखिए पोटेंशियल एनर्जी U को मैंने यहाँ हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू नहीं डाल देता हूँ, सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, विच मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है, दिस एम ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट क्या है, ये के ही तो है। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एम क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, तो इन दोनों को देखकर मुझे लगता है कि दोनों को जोड़ने से मुझे जो टोटल एनर्जी मिलेगी, दैट टोटल एनर्जी, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लेट्स से ई से, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विच इज अ कांस्टेंट, विच मीन्स एनर्जी इज कंजर्व। होना भी चाहिए था क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, दोनों को जोड़ के तो टोटल एनर्जी जो आई वो कांस्टेंट भी आई। इसको आप ऑब्वियसली के को फिर से एम ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी बोल सकते। ठीक है, और इतना एनालाइज करने के बाद मेरे को एक और चीज करने की इच्छा हो रही है, वो क्या है, मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो मैं ये वाला काम नए पेन से करूंगा। मैंने बोला कि अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी U है दैट इज बेसिकली हाफ के ए स्क्वायर विच इज टोटल एनर्जी E, तो U इज E साइन स्क्वायर ओमेगा टी। U कितना है, E साइन स्क्वायर ओमेगा टी, विच मीन्स आपका U को मैं E टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू E बाय 2 माइनस E बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ काम करूं तो काइनेटिक एनर्जी है मेरा E कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए जरा काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, E कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को मैं सिंप्लीफाई करके सिमिलर फॉर्म में लिख सकता हूं, E बाय 2 प्लस E बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम यहां से भी आप देखोगे तो क्या आएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, E बाय 2 प्लस E बाय 2 टोटल E है। ओके, अब इसके बाद मैंने बोला अच्छा इसका मतलब तो कुछ नया चीज आ गया। क्या नया चीज आ गया, इसका मतलब यह आया कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर परफॉर्मिंग SHM। हो रहा है कि नहीं हो रहा, विथ मीन E बाय 2 एम्पलीट्यूड E बाय 2 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। दिख रहा है इस इक्वेशन में, देखिए U कितना है, E बाय 2 माइनस E बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी, या K कितना है, E बाय 2 प्लस E बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये E बाय 2 तो हो गया मीन वैल्यू, उसके बाद ये SHM की इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड है E बाय 2, तो मीन वैल्यू E बाय 2, SHM का एम्पलीट्यूड E बाय 2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों SHM कर रहे हैं। ध्यान दीजिए,
जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मतलब उसकी पोजीशन अगर एसएचएम कर रही है तो वेलोसिटी एसएचएम कर रहा है, एक्सेलरेशन एसएचएम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी एसएचएम कर रहा है, दोनों का सम कांस्टेंट ऑब्वियसली। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है। यहां तक किसी को कुछ शक? किसी को कुछ शक हो तो बता दो, नहीं हो तो बस चुपचाप कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? सर हाँ सर एक बार यू और के जो नीचे ब्लू करके रखे हुए लगभग समझा दिए तो। देखो, यहां पर अपन ने ये इक्वेशन डिराइव कर ली थी, u इज इक्वल टू ई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था या सेकंड क्लास में बताया था कि ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी एसएचएम है। कैसे? उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करके। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? अरे यार, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट। सर कॉपी हो गया सर, वो लोग समझा दीजिएगा एक ठीक बार। है, ठीक। ठीक है, खुल गया। मैंने आपको क्या लिखा था फटाफट शॉर्ट में बताया तो। जब हम्म,
ओके, देखिए, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर मेरे पास कभी इक्वेशन हो जाए x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, तो ये एसएचएम की इक्वेशन होती है। याद है कि नहीं याद है? यस सर। क्योंकि इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास अभी आया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा इसको तो पहले मिटा देता हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग नहीं था। मेरे पास था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका मतलब मैंने लिखा था v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आया था वो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया था, राइट? है ना? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी था। तो ये इक्वेशन देख के मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि एसएचएम करेगा। ये हाफ के ए स्क्वायर को हमने लिखा था, टोटल एनर्जी है ये ई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो दिस इज इक्वल टू, अब मैं क्या बोलूंगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस टू डबल एंगल में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 हो जाता है। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ लगाया, तो ये हो गया ई टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, दैट इज इक्वल टू ई बाय 2 माइनस ई बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है, ये तो इसकी मीन वैल्यू हो गई और ये एम्पलीट्यूड हो गया, और 2 ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो वो हम पहले डिराइव कर चुके थे कि ये होता है ई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको आप सेम तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू ई बाय 2 प्लस ई बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी की भी मीन वैल्यू ई बाय 2 है, एम्पलीट्यूड भी ई बाय 2 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 2 ओमेगा है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर, आ गई। ओके। क्योंकि ये भी आपको याद होगा शायद कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू a है और ये आपका एम्पलीट्यूड है, राइट? तो यहीं से हमने कंपेयर किया इसको और बोला काइनेटिक एनर्जी की मीन वैल्यू ई बाई 2 है, एम्पलीट्यूड ई बाई 2 है, पोटेंशियल एनर्जी की मीन वैल्यू ई बाई 2 है। आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड ई बाई 2 नहीं हो रहा, माइनस ई बाई 2 हो रहा है। अरे भैया, तो माइनस को अंदर ले जाओगे ना, कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करोगे, माइनस को अंदर लेके जाओगे, राइट? वो सब काम तो करना पड़ेगा, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब देखते हैं कि भैया आखिरकार इस एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा। तो इसमें मैं बेसिकली दो ग्राफ्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले बात करना चाहूंगा वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इधर मान लेते हैं अपनी, हम लोग एनर्जी ड्रॉ करेंगे। मैं पर्पल कलर से पोटेंशियल एनर्जी बनाऊंगा, मैं ब्लू कलर से काइनेटिक एनर्जी बनाऊंगा और मैं ब्लैक कलर से टोटल एनर्जी बनाऊंगा। तो टोटल एनर्जी तो टाइम के साथ वैरी करेगी नहीं, ये तो हमेशा रहेगा ई। ठीक है, मैं ये किसके लिए बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा फॉर द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मैं इसी के लिए ड्रॉ करूँ। ठीक है, मैंने फाई को अभी भी जीरो ले रखा है। तो ऐसे में मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मीन वैल्यू तो थी अपनी ई बाय 2,
इस ग्राफ को ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट जेई में आ चुका है मेरे बोलने के बाद, दोबारा भी आ सकता है। इनफैक्ट इस चैप्टर में जो 5-6 ग्राफ ड्रॉ करेंगे या 7-8-10 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो सारे ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, 2 बार पूछे जा चुके हैं। ये टोटल एनर्जी ये ई है, ये है उसका आधा E/2, ये आपका मीन वैल्यू है एनर्जी का। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनी थी E/2 माइनस E/2 साइन या कॉस, जो भी था, शायद कॉस था, हाँ, कॉस 2ωt। ठीक है, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो E/2 तो फिक्स सही है, उसको E/2 का एम्पलीट्यूड का कॉस 2ωt से आपको ऑसिलेशन करा देना माइनस साइन के साथ। तो मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूं पर्पल कलर से, तो ये आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, देखो ये ग्राफ बनाना मुश्किल है, बट फिर भी मैं पहले से ड्रॉ करके नहीं रखा हूं, उसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी ये ग्राफ ड्रॉ करना सीखें। मेहनत है थोड़ी सी, नहीं करोगे तो गलतियां हो जाएंगी जब सीधे, अगर सीधे एग्जाम में करने जाएंगे। मान लो सब्जेक्टिव एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम है, तो उसमें गलती हो सकती है। अब अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, ये था E/2 प्लस E/2 कॉस 2ωt। इसलिए E/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें जितना ये नीचे उतना वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ वैरी करेगा। मतलब क्या हुआ कि आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लगातार इंटरचेंज हो रहे हैं। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2ω है, इसलिए एक टाइम पीरियड कितना है, 2π/2ω। दिस इज बेसिकली, दिस इज π/ω and this is one time period, that is 2π/ω, one time period of actual SHM। तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक टाइम पीरियड में आपकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में मैक्सिमम से, सॉरी मतलब, चलो ठीक है, जीरो से मैक्सिमम से जीरो एक बार, फिर मैक्सिमम होके जीरो दो बार ऑसिलेट करेगी। सिमिलरली पोटेंशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 2 बार ऑसिलेट करेगी, मैक्सिमम से जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो से मैक्सिमम। समझ में आई बात? तो 2 बार काइनेटिक एनर्जी, 2 बार पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इंटरचेंज हो जाएंगे ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। ओके, एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में 2 बार इंटरचेंज होते हैं। ये है वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। देखिए, आपका जो टोटल एनर्जी ई है, ये तो सिंपली हाफ के ए स्क्वायर है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब फॉर्म तो दो ही है और एक टोटल एनर्जी भी है। अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, ई यू और के का खासतौर से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। ये है मेरा एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इधर है आपकी एनर्जी। अब मुझे पता है टोटल एनर्जी तो है फिक्स्ड, तो टोटल एनर्जी को कर दिया मैंने फिक्स्ड। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हाफ के एक्स स्क्वायर
तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पर्पल कलर ब्लू कलर से। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, सिंपली क्वाड्रेटिक पैराबोला है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। देखिए दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में, हाथ से इतना एग्जैक्ट कभी बनेगा नहीं, फिर भी मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद भी मेरे साथ ड्रॉ करें इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी यू, हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एट एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर क्या हुआ? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के सॉरी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो चुकी है, इसके आगे पार्टिकल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर इसके आगे पार्टिकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो ग्राफ कैसा आएगा? दैट ग्राफ विल लुक, इसका जस्ट मिरर इमेज दिखेगा कुछ ऐसा। कोई मुझे बता सकता है कि ये x कितना है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाए? एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, टोटल एनर्जी पता है, तो पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर हो जाए, उससे आगे पार्टिकल जा ही नहीं सकता। कॉपी कर लो सबको इसको। हाँ सर, आंसर सर दे। क्या लिखा सर, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू? क्या? पोजीशन। यहाँ था वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ है वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के साथ एनर्जी कैसे वेरी कर रही है? मुझे बताइए तो ये एक्स कितना होगा जहाँ पे काइनेटिक, ये वाला एक्स जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये पर्पल से अपन ने काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट किया है। तो बताइए कि एक्स की किस वैल्यू पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगे? a/√2। u इज इक्वल टू के का मतलब हो जाएगा कि k इज इक्वल टू u इज इक्वल टू e/2। दैट मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर, विच मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। इधर भी है इधर भी है, राइट। तो लेकिन इस ग्राफ में मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला पूछ रखा था, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस a/√2। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो जगह पे इक्वल होंगे, एक प्लस a/√2 पे, एक माइनस a/√2। ठीक है बेटा। आगे बढ़ता हूं। तो हम लोगों ने एनर्जी, हाँ बोलिए सनातन। सर कॉपी कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक, अभी स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है एनर्जी के बारे में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें से जो चीज़ें ध्यान रखने के लिए एकदम जरूरी है उसको भी लिख लेंगे अलग से, नोट्स के भी। नंबर्स में लिखा हुआ है, इक्वेशन में लिखा हुआ है, नोट्स में अलग से लिखना है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर आया। सबसे पहला, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एज एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, समझ में आई बात? सेकंड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कीप ऑन इंटर कन्वर्टिंग। Kinetic energy and potential energy both perform SHM with mean value E/2 and amplitude E/2. Frequency of SHM performed by kinetic energy and potential energy is twice that of frequency of oscillation. That is, every oscillation में, that is during one oscillation kinetic energy and potential energy interconvert twice. ठीक है, इसके अलावा ये ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है ही, सब कॉपी करो।
कॉपी हो गया? वेट सर। आगे बढ़े? रुकिए सर, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। देखो लास्ट पॉइंट कह रहा है एसएचएम और जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनी थी उसमें क्या आया था, 2 ओमेगा आ गया था ना। मतलब फ्रीक्वेंसी डबल थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल थी तो फ्रीक्वेंसी भी डबल होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बाय 2 पाई। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वैरी करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगातार इंटरचेंज होते रहते हैं, तो इनके इंटरचेंज करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है इन कंपेरिजन टू एसएचएम की फ्रीक्वेंसी। एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ली तो इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आपका पार्टिकल एक बार एसएचएम करेगा, एक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो ऑसिलेशन परफॉर्म कर लेंगे। 2 पाई बाय ओमेगा टाइम में आपका पार्टिकल एक ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो ऑसिलेशन परफॉर्म कर चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला मैं करा चुका हूँ और क्वेश्चन भी पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, ये हो चुका है। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए। ब्लू वाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी, और ब्राउन वाला क्या है, ब्लू वाला है पोटेंशियल एनर्जी और ब्राउन वाला है काइनेटिक एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले यही वाला ग्राफ ड्रॉ किया था अपन ने, है ना। यस सर। ओके, यहां से चेक नहीं करना है, यहां से चेक करना है। t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो ब्लू में पोटेंशियल, ब्लू 0 है मतलब कि यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बोलना भूल गया था, मतलब वो थ्योरी का पार्ट है भी नहीं। कई बार देखो ग्राफ तो ऐसा होता है, इतने में बता देता हूं, पर कई बार बुक्स वगैरह में क्या पब्लिश कर देते हैं, ऐसा नहीं बनाते, वो ऐसा बना देते हैं।
ठीक है, समझ में आई बात? अब ये गलत है, ये गलत है। ये यहां से जो इधर आ रहा है ना, ये जो कर्व आ रहा है ना, कर्व को गायब कर देते हैं। होना कैसा चाहिए था? होना चाहिए था ये ऐसा, राइट? तो ये जो कर्व आ रहा है, इसको कई बार बुक्स में प्रिंट नहीं किया जाता, इसलिए शार्प एंड्स बना देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है बेटा? ये बुक्स में आपको अक्सर मिसप्रिंट मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में मिसप्रिंट मिलेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ड्रॉ द ग्राफ रिलेटिंग डिफरेंट एनर्जी विद पोजीशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना? अगला, ड्रॉ द ग्राफ्स रिलेटिंग एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विथ पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम। देखो भैया, एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे, बताइए तो? एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? बिल्कुल है सर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट? सो द रिलेशनशिप इज क्वाइट क्लियर, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। ये रहा आपका ग्राफ, कहाँ तक जाएगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस ए से एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तक। ठीक है ना? यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, राइट? इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बताइए मुझे, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में ग्राफ बना सकता है आप में से कोई? फटाफट बताएगा कोई मेरे को। ये दो इक्वेशंस हैं, तो क्या मैं इससे x और v के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा? बोलिए क्या करेंगे? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, कुछ तो बोलो। यार एक तरफ आपको साइन दिख रहा है, एक तरफ कॉस दिख रहा है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने का मन नहीं कर रहा? तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ये? सर एलिप्स होगा। ये एलिप्स होगा, है ना? ये क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन है। तो ये आपके एलिप्स की इक्वेशन है, कुछ ऐसी। ये है आपका ए, ये है आपका ए ओमेगा। ओके, अब हो सकता है आप में से कोई मुझे बोले कि सर ए ओमेगा बड़ा होगा। देखो भैया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ए ओमेगा ए से बड़ा होता है, क्योंकि दोनों की यूनिटी अलग अलग है। फिर भी अगर किसी को जबरदस्ती करना है तो किसने बोला ओमेगा 1 से बड़ा है ना? बेसिकली एक्स और वी के बीच में तो स्केलिंग का ही डिफरेंट हो गया ना, मतलब दोनों की यूनिटी अलग हो गई ना, तो कौन सा मेजर एक्सिस है कौन सा माइनर एक्सिस है इररिलेवेंट हो गया यहाँ। ठीक है बेटा? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। कॉपी हो गया?
सर हाँ, सर पहला वाला ग्राफ समझा दिए तो। बस लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। समझ में आया? यस सर। का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप माइनस एम, मतलब विथ स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगला, ड्यूरिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए। सर रुकिए सर, कॉपी कर रहे थे। हो गया सर। अगला, ड्यूरिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन वेयर u इज इक्वल टू के। ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्या लिखे थे? u कितना होता है? u इज इक्वल टू के एंड टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू u प्लस k। दिस implies u is equal to E by 2, that means half k x square is equal to half k a square by 2, that means x is equal to प्लस माइनस a by रूट 2। इसका आंसर प्लस माइनस होगा। पिछली बार आंसर कितना था? सिर्फ प्लस था, क्योंकि वहां पे डायग्राम में बना रखा था प्लस वाला साइन। अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों आंसर होंगे, प्लस माइनस a by रूट 2 दोनों पर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं कि भैया आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि एक एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो बार इंटर कन्वर्ट हो जा रही है। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड द मोशन नाउ। पार्टिकल आपका ओरिजिन से शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा इसके ओरिजिन के बगल में ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया। कहां तक गया? तो ए तक गया। वहां से लौट कर वापस आया, फिर से ओरिजिन में पहुंचा, उल्टी तरफ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तक गया, और वहां से लौट के फिर से ओरिजिन पे आ गया। यही है ना एसएचएम? यही ना एक कंप्लीट एसएचएम? जीरो से शुरू हुआ, प्लस ए जीरो माइनस ए जीरो, राइट? है ना? यहां पर आपका x जीरो है, तो यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सॉरी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इधर एक्सट्रीम पे गए, यहां पर x मैक्सिमम हो गया, तो इसलिए u मैक्सिमम हो गया, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, क्योंकि वहां से लौटना है। वापस से घूम कर यहां पहुंचे, तो क्या हो गया? फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। यहाँ एक्सट्रीम पे फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और फिर से यहाँ आया। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो से मैक्सिमम से जीरो एक ऑसिलेशन, फिर मैक्सिमम से जीरो दो ऑसिलेशन करके बैठ गई है। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं?
तो बेसिकली एक ऑसिलेशन में ऐसे एनर्जी 2 बार ऑसिलेट कर गई है ना। सर बहुत हेवी दिखा रहा सर। थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ इसीलिए मुझे पता गड़बड़ हो गई है। जब x 0 से प्लस ए से 0 से माइनस ए से 0 गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 से मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम से 0 2 बार ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जस्ट उल्टा किया होगा, मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम। आगे बढ़ रहे हैं। सर फाइंड रुकिए सर। सर सर बहुत हेजी आ रहा सर, कुछ दिखाएं अच्छा नहीं। इसमें क्या करूं बेटा मैं, सबका हेजी आ रहा तो मतलब मैं यहाँ से कुछ करने की कोशिश कर सकता हूँ। कॉपी हो गया? यस चलो यस सर। ठीक है। अगला है हमारा इलस्ट्रेशन, फाइंड फेज व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाए। वो जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा उस वक्त फेज कितना होगा, ठीक है। फाइंड फेज व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो भैया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, या मैं फेज के बारे में बात कर रहा हूं तो वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है पर मैं थोड़ा घुमा के ला रहा हूं। हाफ के ए स्क्वायर, या ये ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, u इज इक्वल टू ई माइनस ई बाय टू साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव। ये पूरा फेज है। अगर मैंने जो सॉल्यूशन किया था आपके लिए उसमें मैंने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माना था। अब मैं जनरल केस ले रहा हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले रहा हूँ। तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी इस इक्वेशन से मिलती है और काइनेटिक एनर्जी मिलती है ई प्लस ई बाय टू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव। तो दोनों के इक्वल होने के लिए, दोनों के इक्वल होने के लिए u इज इक्वल टू के होने का मतलब ये हो गया कि e माइनस ई बाय टू, सॉरी ई बाय टू माइनस है ना, ई बाय टू माइनस ई बाय टू साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव इज इक्वल टू ई बाय टू प्लस ई बाय टू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव।
अब देखो ये e बाई टू कैंसिल हो गया, ये वाला e बाई टू भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा tan ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई इज इक्वल टू -1। -1 होना तो जरूरी नहीं था, इस तरीके से तो गड़बड़ आ गया। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ फेज इज इक्वल टू प्लस, अच्छा यहाँ साइन ये कॉस ही होगा ना, मैं इक्वेशन गलत लिख दिया हूँ, सॉरी। ई बाई टू माइनस ई बाई टू कॉस था, यहाँ पे ई बाई टू प्लस ई बाई टू कॉस था, साइन नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज माइनस ई बाई टू कॉस ट्वाइस ऑफ फेज इज इक्वल टू प्लस ई बाई टू कॉस ट्वाइस ऑफ फेज। दैट मीन्स कि आपका ये क्या हुआ, ये तो कुछ अलग ही आंसर आ गया। डायरेक्ट वाला तरीका बेटर था क्या, इस तरीके से कुछ अलग ही आंसर आ गया। इसका एक ही उपाय है, कॉस ऑफ टू फेज इज इक्वल टू 0, राइट। अदरवाइज अगर कॉस ऑफ टू फेज 0 नहीं हुआ तो 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, राइट, आया ना। समझ में आई बात। ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ फेज 0 नहीं हुआ तो 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा तभी ऐसा हो सकता है, राइट। और उस केस में हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। तो यहां पर इसलिए कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं आ रहा, हालांकि इससे आंसर जो निकालूंगा वो सही आएगा, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में इससे भी सॉल्व करा दूंगा, बट मैं पहले दूसरा तरीका, नॉर्मल तरीका करा देता हूँ फिर आपको। u इज इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय √2, ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, है ना। निकाल चुके कि नहीं। yes sir, तो मतलब हो गया a साइन फेज इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय √2, which means sine of phase is equal to प्लस माइनस 1 बाय √2। इसका मतलब फेज कितना हो जाएगा बताइए, दोनों से देखिए सेम आंसर आएगा। plus minus pi by 4, बस प्लस माइनस 5/4 ही आएगा। एक तो प्लस, आप प्लस माइनस π/4 बोल सकते हो, आप इसे प्लस माइनस 3π/4 भी बोल सकते हो, राइट। है ना। इनफैक्ट इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहोगे तो आ जाएगा साइन फेज, सॉरी दिस इंप्लाइज फेज इज इक्वल टू, देखो 45 डिग्री में भी अगर फेज की वैल्यू आप 45 डिग्री डाल दोगे तो 1/√2 हो जाएगा, 135 डाल दोगे तो 1/√2 ही रहेगा, ठीक है। आप 225 डिग्री डाल दोगे तब -1/√2 आएगा, अगर आप 315 डिग्री डाल दोगे तो आपका वही रहेगा, -1/√2 ही रहेगा। मतलब क्या है, जो फेज है ना आपका वो हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस π/4। समझ में आई बात।
या n पाई बाय 2 करोगे तो हर आंसर 2 बार आ जाएगा, इसलिए आपको लिखना चाहिए n पाई प्लस माइनस 2 बाय 4 पाई बाय 4। इन सारे ही फेजेस पे आपका साइन फेज जो है वो प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। मतलब इसका क्या हो गया, फेज ये सारी वैल्यू मतलब कि आपका 45 डिग्री है, आपका 135 डिग्री है, आपका 225 डिग्री है, आपका क्या बोलते हैं 315 डिग्री है, आपका 405 डिग्री है, एंड सो ऑन। या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नहीं तो आपको इसे लिख सकते हैं n पाई बाय 2 सिर्फ प्लस पाई बाय 4 कर दो या माइनस पाई बाय 4 कर दो, उससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। मतलब ये सारे ही एंगल्स हैं जहां पर आपका फेज जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसे ग्राफ से देखना चाहें, देखिए जरा, अगर हम इसे ग्राफ से देखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, ये वो वाला पॉइंट है जहां पे फेज था 0, यहां पर फेज था पाई बाय 2, यहां पर फेज था आपका पाई, यहां कहीं फेज हुआ था 2 पाई, यहां फेज हुआ था कितना 3 पाई बाय 2। ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल कहां कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, इन सब जगहों पे इक्वल है। ये कब हो रहा है, ये हो गया आपका 0 और पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 4 पे, ये हो गया पाई बाय 2 और पाई के बीच में 3 पाई बाय 4 पे, ये पाई और 3 पाई बाय 2 मतलब 7 पाई बाय 4 पे, ये 3 पाई बाय 2 और 2 पाई मतलब 9 पाई बाय 4 पे, एंड सो ऑन। सॉरी, ये 7 पाई बाय 4 होगा, ये 5 पाई बाय 4 होगा, ये 3 पाई बाय 4 होगा, ये पाई बाय 4 होगा। ओके, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, इस तरीके से। ठीक है। तो इन सारी एंगल से 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, इन सारी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने वाली है। ये अपने आप में एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन अभी के लिए आपको लग सकता है, बट इसी तरीके की एनालिसिस आपको इस चैप्टर में बहुत बार करनी होगी। ठीक है, इसलिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसके आगे जो पार्ट आ रहा है, यहां से जो शुरू हुआ है और इसके आगे जो पार्ट आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे कमांड होना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इससे भी आप फेज एंगल कैलकुलेट करके देखिए कि कॉस कहां कहां जीरो होता है, उसका आधा करके देखिए कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो चैप्टर था ना आपका, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होती थी और आपको उसके सारे एंगल आंसर निकालने होते थे, उसको एक बार आपको उस पर आपको ठीक ठाक से कमांड होनी चाहिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपसे बोला जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब थीटा कितना होता था, क्या होता था, इसका आंसर बताइए तो जरा फटाफट। n pi plus minus 1 to the power n pi by 6। याद आया? इस तरीके के आंसर्स आएंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे इतना सारा आ गया। यहाँ पे देखिए साइन फेज सिर्फ 1/√2 नहीं था, -1/√2 भी था, तो इसलिए डबल आंसर्स हो गए, है ना। इससे जब साइन की थीटा की वैल्यू सिर्फ एक ही हो तो आपके पास 360 डिग्री में दो आंसर होते थे, है ना, मतलब 2 पाई एंगल के बीच में दो आंसर होते थे। यहाँ पर क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू दो दो है, एक +1/√2 भी एक -1/√2 है, इसलिए दो और दो चार आंसर हो जाएंगे। तो चार आंसर्स कहाँ है, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 315 डिग्री, राइट, आया ना। क्योंकि आप इसमें फेज के अलग अलग वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही एक्स के लिए, एक ही पोजीशन के लिए, एक ही वेलोसिटी के लिए अलग अलग फेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, और ये वाला टॉप पोर्शन थोड़ी देर में आने वाला है, फिर हम इसको बाईपास कर देंगे किसी तरीके से, वो हम देखते हैं क्या होगा। बोलिए सायंतन। सर कॉपी कर रहे हो, थोड़ा रुक जाइए।
मैं इतनी देर से बकवास इसलिए कर रहा था कि आप लोग कॉपी कर लोगे। इसको कॉपी करना इतना जरूरी नहीं है, कर भी लो तो कोई नुकसान नहीं है, यहां से भी आपका यही आंसर आ जाएगा। आप ऐसे समझ लो, इसका मतलब क्या है, टू फेज कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का आपको कब कब जीरो होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन बताओ। थीटा 90 डिग्री पे होता है। 2n plus 1 pi by 2. है ना, तो टू फेज इज इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 पाई बाय 2, विच मीन्स फेज हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, है कि नहीं है, है ना। Yes, sir. तो देखो, मैं ये समझा मेरे को, लेकिन यहाँ पर मैं पर्सनली सोचा कि यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बट मुझे लगा यहाँ पे जाके आप मैथ में उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने दूसरा जो नॉर्मल तरीका वो बता दिया। ठीक है, कि यहाँ पर आपका ये जो सोल्यूशन था ना, यहाँ से जो यहाँ वाला स्टेप है कि माइनस कॉस टू फेज इक्वल टू प्लस कॉस टू फेज, यहाँ पे आप बोलते वन इज इक्वल टू माइनस वन, मैं वन इज इक्वल टू माइनस वन नहीं बोला, ये एक ही केस में पॉसिबल है अगर कॉस टू फेज जीरो हो जाए, तो कॉस टू फेज जीरो करके भी आपका आंसर सीधे सीधे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है ना, उसको थोड़ा होश में रखेंगे अब आगे इसके इस चैप्टर में आगे के पार्ट्स में, ठीक है। मुझे पता है कई लोगों को यहाँ आगे लगने लगा ये क्या चल रहा है, लेकिन यार ट्रिग्नोमेट्री आती है जब हमारे एसएचएम की डेफिनेशन ही ये है कि एन इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री तो भरा हुआ होगा ही ना इस चैप्टर में, तो ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में आती ही है। हाँ, उसको बाईपास करने के कुछ तरीके हैं, बट वो 100% कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे, लाइफ में हर जगह दिक्कत आएगी, एटलीस्ट पढ़ाई में। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंट क्वांटिटीज एट एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन। बताओ तो मीन पोजीशन पे x कितना होता है, 0. एक्सट्रीम पे कितना हो जाएगा, A. प्लस माइनस ए, राइट, या तो प्लस ए होगा या फिर माइनस ए होगा। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होगा, Plus minus A omega. प्लस माइनस ए ओमेगा, और इसको प्लस माइनस वी मैक्स भी बोल सकते हो, है ना। और एक्सट्रीम पे कितना हो जाएगा, जीरो। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, है ना। और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो। अब यार एक्सेलरेशन होता कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना। तो जब मीन वैल्यू डाली एक्स इक्वल टू जीरो डाला तो ये कितना आएगा, जीरो आ गया। एक्स इक्वल टू ए डालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, राइट, आया ना। Yes. तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए वैसे तो आप प्लस माइनस में लिख सकते हो, बट मैं माइनस प्लस लिख रहा हूँ। माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और जब नेगेटिव एक्सट्रीम होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस ए मैक्स, ठीक है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ के
ए स्क्वायर, है ना। और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? जीरो, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो वो मीन पे जीरो होगा और एक्सट्रीम पे कितना हो जाएगा? यू मैक्स हो जाएगा। दैट इज बेसिकली टोटल एनर्जी। चाहे तो आप इसको हाफ के ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। समझ में आई बात, है ना? और भी कोई क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हो तो खुद से ट्राई कर सकते हो कि कहाँ पर क्या होगा। आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हाँ भैया ये चीज़ की वैल्यू इस तरीके से वेरी करेगी, इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू इस तरीके से वेरी करेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिनिमम होगी। आपके दिमाग में पिक्चर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है एक मोशन पर, राइट। एक सिंपल सा मोशन है, पूरा चैप्टर है, तो आपको उस मोशन का मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। और आप यूँ समझ लो अभी भी ये चैप्टर 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो और हम ऑलरेडी इस मोशन के बारे में इतना सारा बात कर चुके हैं, है ना। इस चैप्टर में मेरे पास करीब 85 स्लाइड्स है, अभी 36 स्लाइड चल रही है अभी। आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो अगला है हमारा फेज एनालिसिस ड्यूरिंग एसएचएम। फेज एनालिसिस ड्यूरिंग एसएचएम। तो देखो भैया, हमारे पास इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू ए साइन फेज, ठीक है ना, बस इतना ही है। x इज इक्वल टू ए साइन फेज, राइट। अब मान लेते हैं हमारा पार्टिकल यहां पर x इज इक्वल टू 0 को मीन पोजीशन मानते हुए ऑसिलेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे बताइए, जब फेज 0 होगा उस वक्त पार्टिकल कहां पे होगा? ये एनालिसिस इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में से एक है। वैसे तो इतनी सारी एनालिसिस है कि सारी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चीज को मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, सब क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस है इसकी। मुझे बताइए, तो यहां पर जब फेज 0 होगा उस वक्त एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, मतलब पार्टिकल यहीं पे होगा। तो यहाँ पे आपको मैं फेज को अब मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बार बार कितना फेज लिखूंगा, इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फाई मेरा फेज कांस्टेंट नहीं है, फेज है, ओके। तो यहां पर आपका फाई कितना है? 0 है ना। फिर पार्टिकल आगे गया, 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 एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया। एक्सट्रीम पोजीशन कब आएगा? जब ये ए साइन पाई बाय 2 हो जाए, जब वैल्यू इसके ए के बराबर हो जाए, तब होगा पाई बाय 2 पे होगा। तो यहां पर आपका फेज कितना है? पाई बाय 2, ठीक है। इसके बाद ये पार्टिकल वापस लौटना शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, यहां पहुंचा। इस पूरे रास्ते में, यहां से लेकर यहां तक वाले रास्ते में, इस पूरे रास्ते में पार्टिकल का पोजीशन डिक्रीज हुआ, लेकिन फेज तो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। यहां पे फेज कितना हो जाएगा बताइए तो जरा? पाई। पाई हो जाएगा, ठीक है। और आगे तक मोशन ट्रैक करते हैं। आगे गया तो पार्टिकल पीछे चला गया, अब लेफ्ट निगेटिव साइड चला गया, 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 चला गया। यहाँ एक्सट्रीम पे कितना हो गया फेज? 3 पाई बाय 2 हो गया, है ना। और उसके बाद वापस से पार्टिकल ऐसे लौट गया, टक 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 टक। और इसके बाद फिर से आपका जो फेज में जो भी एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आप 2 पाई एंगल जोड़ते जाइए, आंसर आपका मिलता जाएगा, है ना। कोई दिक्कत?
अब देखो हम लोग सिंपल एनालिसिस के लिए जनरली पहले 360 डिग्री में ही रहते हैं, पहले 360 डिग्री में ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू प्लस a तक जा रहा है, जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू प्लस a तक जा रहा है, उस दौरान में फेज 0 से π/2 जा रहा है, मतलब यहां पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। फेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो, ठीक है। और जब पार्टिकल x इक्वल टू a से वापस लौट रहा है मीन पोजीशन तक, उस वक्त फेज कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, π/2 से पाई तक, मतलब कि 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो यहां पर फेज कौन से क्वाड्रेंट में बताइए जरा, बोलिए। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। आप बोलोगे नहीं सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, भैया उससे मुझे मतलब नहीं है, फेज का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, डायग्राम में क्या दिख रहा है वो फालतू है, वो तो मैंने नीचे ड्रॉ किया इसलिए ना, एक्चुअल मोशन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, एक्चुअल मोशन एक ही लाइन में हो रहा है ना। तो यहां पर फेज कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे बताइए तो फेज कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 से -a की तरफ जा रहा होगा, क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और जब -a से 0 जा रहा होगा तो फेज हो जाएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक टेबल भरनी है, ठीक है। आपको बताना है कि इन पर्टिकुलर केसेस में फेज कितना होगा या कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, ठीक है। तो पहला केस बताइए, जब x इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, x इक्वल टू 0 है तो फेज कितना होगा, 0? नहीं, जरूरी नहीं है। x इक्वल टू 0 पे फेज 0 भी हो सकता था, पाई भी हो सकता था, राइट। तो मुझे बताइए जब x इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, उस वक्त फेज कितना होगा, फटाफट बताइए तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा बेटा, 0 होगा। यहां पर तो 0 ही है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव, राइट। जब x की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी नेगेटिव है, उस वक्त फेज कितना हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 का मतलब फेज की दो वैल्यूज हो सकती है, 0 या पाई, मतलब ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूँ। तो या तो 0 होगा या फिर पाई होगा, राइट। जब x की वैल्यू प्लस a हो गई, वेलोसिटी तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, उस वक्त फेज कितना है, सिंपली π/2 है ना। सिमिलरली -a और वेलोसिटी 0 पे कितना है, 3π/2 है, या 270 डिग्री लिख लो। इन तीनों को फिल करेंगे फटाफट। x पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। x नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना बेटा। x नेगेटिव मतलब इस साइड है और वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब इस तरफ है, ये रहा पोर्शन, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। ओके सर। x और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा अगला बताइए, पार्टिकल having x negative moving away from extreme, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स मीन या मूविंग अवे फ्रॉम एक्सट्रीम बात एक ही है। तो क्यों,
एक्स नेगेटिव है और पार्टिकल मीन की सॉरी एक्सट्रीम से दूर जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहा है, एक्सट्रीम से दूर जा रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? अब देखो ये डायग्राम हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि नहीं रहेगा ये दिमाग में, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करने के थोड़ी देर बाद हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए ये जानना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कई बार उस मेथड में फंस सकते हो आप, तो ये मेथड आता होगा तभी आपकी जान बचेगी। आगे बढ़े। कॉपी हुआ? ये तो जल्दी कॉपी हो जाना था। हुआ कॉपी? यस सर। ओके, देखिए फिर ये एग्जांपल है, ट्राई करिए फटाफट। कुछ हुआ? कोई तो बता दो आंसर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। नॉट पॉसिबल भैया, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकते, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरे को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। quadrant. देखो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब हो गया एक्स आपका पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल कहां पर है, एक्स पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, पार्टिकल इधर है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इधर सेकंड क्वाड्रेंट था, राइट? है ना? तो Yes, sir. आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट। A particle is at x is equal to minus a by 2 and it is moving away from mean position. Find its phase. इसके फेज बताना है। देखो भैया क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू दे रखा है। ओके भैया, तो मतलब कि a साइन फेज इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू है,
दिस इंप्लाइज साइन फेज इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब क्या हो गया, फेज कितना हो जाएगा, n pi plus minus 5 pi by 6. n पाई माइनस -1 टू पावर n π/6, राइट। है ना। है ना। अब लेकिन अगर मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करूं, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में बात कर रहा हूं, लेट से 0 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में बात करें, तो यहां क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 डालने पे आ जाएगा -30 डिग्री, n इज इक्वल टू 1 डालने पे आ जाएगा इधर 180 डिग्री, माइनस प्लस 30 डिग्री मतलब 210 डिग्रीज, और उधर से आ जाएगा आपका 330 डिग्रीज। तो ये तो आपके रेंज में आया नहीं, ये दो चीजें रेंज में आई, 210 डिग्री और 330 डिग्री, ठीक है। मतलब कि बेसिकली 7 π/6 और 11 π/6, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये भी देखना है, हो सकता है दोनों करेक्ट हो। तो क्वेश्चन में देखा इट इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब क्या हो गया, x आपका नेगेटिव है, मूव पार्टिकल मूविंग अवे है फ्रॉम मीन है। मतलब क्या हुआ, कहाँ पे पार्टिकल, x तो नेगेटिव है और पार्टिकल अवे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, इधर फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। दिस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आई बात। आया ना, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो 11 π/6 रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। देयरफॉर फेज कितना है, फेज है आपका 7 π/6 या फिर 210 डिग्री। समझ में आई बात। एक ही आंसर है, मतलब इन 360 डिग्री की रेंज में एक ही आंसर है। हाँ, इसमें आप 360 डिग्री ऐड करके 570 बोल सकते हो, वो अलग चीज है। ये थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जाके ये चैप्टर, मैं नहीं बोलूंगा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, खास तौर से तब अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपको उतना अच्छा कमांड नहीं हो तो, ठीक है। और इस ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक तरीका आएगा, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करिए, लेकिन हाँ ये सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चलो टाइम हो चुका है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके आएंगे।
ठीक है। A particle performing SHM has kinetic energy is equal to 3 times potential energy and kinetic energy is decreasing. Find the possible phases of particle. और ये आपको सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में मुझे बताना है, ठीक है। ओके Yes, sir. चलो, अब इस चैप्टर में जो मोशन वाला पार्ट है ना वो आ रहा है, मतलब चल रहा है और इसके आगे और आएगा, तब थोड़ा और मजा आता है इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। उसके बाद बीच में वापस से चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा, चिंता ना करें। ये शायद इस चैप्टर में आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगर सीख गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में बाय सर। बाय बेटा।